नमस्कार दोस्तों। बदलाव की राजनीति या स्वार्थों की राजनीति, यह सवाल पैदा हो गया है। और यह सवाल क्यों पैदा हुआ है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यह सवाल इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि प्रशांत किशोर ने, ये प्रशांत किशोर हैं कौन, पहले तो ये जान लीजिए। ये प्रशांत किशोर जो है यूएनओ में नौकरी किया करते थे, 34 साल की उम्र थी। और इन्होंने जो है अचानक जब अन्ना का आंदोलन चला तो आरएसएस से जुड़े लोग, जो विवेकानंद फाउंडेशन है उससे जुड़े हुए लोग, जो विवेकानंद फाउंडेशन है वो अजीत डोभाल के है, जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं नरेंद्र मोदी के। तो इस तरह से जो तमाम सारे लोग थे ये छोड़ करके आए और इन सारे मुहिम में जुटे, और उस मुहिम के हिस्से थे ये लोग। और आने के बाद में तो प्रशांत किशोर जो है नरेंद्र मोदी के साथ में गुजरात में इनकी ड्यूटी लगाई गई और उनके साथ में इन्होंने काम शुरू किया। आरएसएस ने इनकी ड्यूटी लगाई थी, पहले जान लीजिए। उसके बाद में प्रशांत किशोर ने धीरे धीरे उस पे किया और फिर कैंपेन के बाद में नरेंद्र मोदी का एक बिल्कुल लहर चली और नरेंद्र मोदी जीते और देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में प्रशांत किशोर ने धीरे धीरे जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जा सकते थे, दूसरे थे, उन्होंने जाकर के बिहार में एक बनाया और बिहार में नीतीश कुमार के सहयोगी बने और उनके लिए, और उसके बाद कांग्रेस और जनता दल के साथ में गठजोड़ करा करके उन्होंने कोशिश की। और उसके बाद में जब जीत गए और सरकार बन गई तो कुछ समय बाद में नीतीश कुमार ने किस तरीके से एकदम से पाला बदला और तोड़ करके भाजपा के साथ आ गए और सरकार बना ली। फिर इसके बाद में आप एक चीज देखिए, इसी तरीके से फिर प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया। आम आदमी पार्टी के साथ काम करने के बाद में उनको किस तरीके से कैसे क्या करके अरविंद केजरीवाल के साथ में गेम किया। और फिर अरविंद केजरीवाल जो बार बार कहते थे धर्म संभाव और दूसरी बातें, सद्भावना की बातें, वो भूल करके वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, दूसरी चीजें करने लगे और वो सत्ता में आ गए और आज वो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर काम कर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए। इसके बाद में आप आ जाइए, वो जुड़े जो है यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव और कांग्रेस की और उसमें और पंजाब में। तो इस तरीके से यहां पर उन्होंने अपने ढंग से खेल खेला और उसके बाद में जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार रहे और सारी चीजें। और उसके बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके से भाजपा के खेमे में चले गए ये आप सबने देखा है। इसके बाद में वहां पर किस तरीके से यूपी में हुआ और यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो टीम थी, दो युवाओं की टीम बोली गई थी और वो जो है हारी। और उसके बाद में किस तरीके से एक पूरा गेम हुआ और समाजवादी पार्टी बिखर गई। इसके बाद आप आइए, उन्होंने जो है तृणमूल के लिए काम किया और तृणमूल की हवा इसलिए थी क्योंकि वहां पर एकदम से पहले से किसान आंदोलन इधर चल रहा था, दूसरी चीजें थी। तो उस स्थिति में नरेंद्र मोदी को जवाब देना था, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का आज बंगाल में एक बड़ा आधार खड़ा कर दिया और उसमें मदद हो गई। तो एक प्रकार से दो ही खेमे रह गए, बाकी सब खत्म हो गए। तो एक तरह से उन्होंने वहां पर भी जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना है उसे उन्होंने पूरा किया इन सारी जगह। इसके बाद में आप देखिए, इसी तरीके से वो बदलाव करते हुए वो तेलंगाना गए और तेलंगाना में उन्होंने जिस तरीके से काम किया और जगन मोहन रेड्डी के जो है के लिए जिस तरीके से काम करके, और फिर उसके बाद में उन्हें कांग्रेस का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के निकट ला दिया। इसी तरीके से उन्होंने कर्नाटक में भी काम करने की कोशिश करी और तमिलनाडु में भी करी और उसके अलावा आंध्र में भी करी। तो आप ये बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। और प्रशांत किशोर ने जहां कहीं पर भी काम किया, कमोबेश घूम फिर करके एक प्रकार से कांग्रेस विरोधी जो भी दल थे उनको या तो बढ़ाया और उनकी निकटता जो है भारतीय जनता पार्टी से स्थापित कराई। तो यह एक बहुत बड़ा सत्य है। और इसके कारण उन्होंने जिस जिस दल में रहे और जहां भी रहे वहां के उनके डाटा, उनकी तमाम सूचनाएं, सब चीजें रणनीतिकार के रूप में उन्होंने इकट्ठी कर ली और ये सारी चीज करी। इनके बिहार के हैं, एक कहावत है बिहार में कही जाती है, एक बिहारी सब पर भारी। तो एक बिहारी जो है सब पर भारी हो गया और किस तरीके से उसने पॉलिटिकल एक गेम खेला और उस गेम में, उस जाल में सब फंस गए और उसने भारतीय जनता पार्टी का विकल्प भी भारतीय जनता पार्टी के ही तथाकथित जो है
अनुसांगिक लोगों को ही बनाने की कोशिश की और कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश की। तो ये प्रशांत किशोर का टोटल एजेंडा है। अब प्रशांत किशोर ने घोषणा की है कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बनाएंगे और बिहार से उसकी शुरुआत करेंगे। तो इस बात की है क्योंकि वो अभी लगे हुए थे कि किस तरह से उनकी कांग्रेस में एंट्री हो जाए, वही नीति निर्धारक हो और सारी सूचनाएं उनके पास आ जाए, डाटा आ जाए और वो तमाम जगह भी काम करते रहे और करते रहे। तो ये एक स्थिति थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने बहुत सही फैसला लिया, वक्त पर लिया कि उनकी उन चीजों से इनकार किया। तो ये एक बड़ी चीज है। इसके बाद में आप एक चीज जान लीजिए कि जिस तरीके से है उन्होंने यूएन की नौकरी जब छोड़ करके 2011 में वो आए और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े और उसके बाद में जो जिस तरीके से उन्होंने किया और सारा आंदोलन चला और भ्रष्टाचार की पूरी मुहिम चली मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ और पूरा अभियान चलाया गया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जिस तरीके से मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और सारी कैंपेन चली, ये इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से जो है प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अंततः वो किसके लिए काम करते हैं यह बात आप समझ सकते हैं। तो उन सब की उनकी सारी रणनीति का फायदा किसे मिलता है? भारतीय जनता पार्टी को। जो नेता टूटते हैं वो कहां जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में। तो आप इन सारी बातों को समझिए, जानिए, ये बदलाव की राजनीति है। अब जब बदलाव की ही राजनीति पर बात हो रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक और चीज बताते हैं कि आम आदमी पार्टी की एक नेता गुड़गांव में आई और वो भी बाहर से ही आई थी और वो फॉरेन में काम करती थी, निशा सिंह। और इन्होंने जिस तरीके से आने के बाद में बदलाव की राजनीति के नाम पर चुनाव भी लड़ा, पार्षद भी बनी और वहां पर जिस तरह से गुड़गांव में उन्होंने किया, उन्होंने दंगा फसाद की, वो मुल्जिम बनी और उन्होंने दंगा फसाद कराया। और इसके कारण आज जो है गुड़गांव की अदालत ने उन्हें सजा सुना दी है और उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। उसके साथ साथ उनके कई और जो साथ में थे उन लोगों को सुनाई है। और 2015 में उन्होंने किस तरीके से पूरा एक दंगा कराने का काम किया था, किस तरह से लोगों को भड़काया था, किस तरह से घटनाएं की थी, वो सामने आ चुकी है। और वो भी जो है दुनिया के तमाम उससे बड़ी नौकरियों में थी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी हुई थी और किस तरह से था। तो यह हम सबको समझना पड़ेगा। 17 लोगों को सजा सुनाई गई है और इसमें 10 महिलाएं शामिल हैं और इन लोगों ने किस तरीके से दंगा फैलाने का काम किया था, यह बात अब अदालत में भी साबित हो चुकी है। इसके बाद में आप समझिए कुमार विश्वास और अलका लांबा, कांग्रेस पार्टी में अलका लांबा अब हैं और कुमार विश्वास अब किसी दल में नहीं है, लेकिन अभी तक उन्हें आम आदमी पार्टी ने ना तो पार्टी से निकाला है और ना ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, वो अन्ना आंदोलन के भी प्रमुख थे। तो आप ये समझिए वो कुमार विश्वास ने एक इंटरव्यू में जो कहा था कि किस तरह से खालिस्तानी रिश्ता है अरविंद केजरीवाल का, और इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि बहुत सारी चीजें उनके पास हैं और सूचनाएं, और वो कैसे कहते हैं कि उन्हें पूर्ण सत्ता चाहिए, पंजाब की सत्ता चाहिए, चाहे वो खालिस्तान के प्रधानमंत्री क्यों ना बने। तो ये बात उन्होंने कही थी। और इस बात पर जो है जब पंजाब में सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की और पहली बार उनके हाथ में पुलिस आई तो उन्होंने आते ही सबसे पहले रोपड़ जिले में एक FIR दर्ज कराई और दर्ज करा करके किस तरीके से जो है अरविंद केजरीवाल और अलका लांबा को गिरफ्तार करने की साजिश रची थी। तो हालांकि अलका लांबा तो कोर्ट में वो पुलिस के सामने प्रस्तुत हुई और पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी, इसलिए उन्हें वहां से अपने बयान दे करके वो आ गई। लेकिन कुमार विश्वास जानते हैं कि उनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश है, इसलिए वो उन्होंने अदालत का रास्ता लिया था और अदालत ने आज उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पूरे मामले में FIR दर्ज करने को रद्द करने के मामले पर सुनवाई जारी रखने की बात कही है। तो यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्या स्थिति है। इसके पहले आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव के दौरान किस तरह अरविंद केजरीवाल आतंकवादी के घर में रुके थे और सारी चीजें थे, उनके कनेक्शन आए थे। और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी को किस तरह से सिख फॉर जस्टिस जो आतंकवादी संगठन है और
खालिस्तान का समर्थक है, उसके समर्थन लेकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये सारी बातें सामने आई थी, उनका समर्थन का लेटर जारी हुआ था। तो आप समझिए कि जो उस मामले में था और उसके बाद में उसके नतीजे सामने आने लगे हैं, और वो शंकाएं जो कुमार विश्वास ने, अलका लांबा ने प्रस्तुत की थी, वो आज सामने आने लगी हैं। पटियाला में 2-3 दिन पहले जिस तरीके से सांप्रदायिक और खालिस्तानी उपद्रव हुआ, हमले हुए और सारी चीजें हुई, वो चिंता का विषय है। खालिस्तान समर्थकों ने किस तरीके से काली माता मंदिर पर हमला करने की योजना बनाई थी और उसे तोड़फोड़ करने की योजना बनाई थी, इस बात को आप समझ लीजिए। एक और चीज समझ लीजिए, खालिस्तान समर्थकों ने 29 अप्रैल के दिन जो है पूरे उसमें उन्होंने एक प्लानिंग की थी कि वो खालिस्तान दिवस मनाएंगे और किस तरीके से उसके समर्थन में पूरी चीज करेंगे, और उसको लेकर सिख फॉर जस्टिस ने 15 अप्रैल को एक लेटर जारी किया था। इसी के जवाब में 16 अप्रैल को शिवसेना के प्रमुख हरीश सिंगला ने जो है पूरे पंजाब में और सबसे पहले पटियाला से उन्होंने शुरुआत की थी कि खालिस्तान विरोधी मार्च निकालेंगे। उन्होंने कहीं पर भी देश विरोधी या कोई और उसके लिए नहीं किया था, उन्होंने शांति भंग के लिए भी नहीं किया था, और इसकी सूचना प्रॉपरली पुलिस और प्रशासन को दी थी कि वो खालिस्तान के विरोध का मार्च करेंगे, और इसके लिए करीब करीब 2000 लोग इकट्ठे हुए थे और वो लोग मार्च निकालने, शांतिपूर्ण मार्च निकलना था। लेकिन इसी दौरान सिख फॉर जस्टिस के समर्थक तमाम साहेब बलजिंदर परवाना और सब लोग, जो भिंडरवाला को अपना आदर्श मानता है, उसने किस तरीके से गुरुद्वारा दुख निवारण गुरुद्वारा के पास में अपने जो खालिस्तान समर्थक हैं हजारों लोग, उनको इकट्ठा किया और तलवार, चाकू और हथियारों समेत उन्हें इकट्ठा किया, और वो लोग हमला करने निकल पड़े काली माता मंदिर, और काली माता मंदिर के गेट तक पहुंच गए। आरोप तो यह भी है कि उनमें से कुछ लोग अंदर घुस गए थे और उन्होंने वहां पर भी तोड़फोड़ की थी। लेकिन अब यह कितना सत्य है, नहीं सत्य है, इसका मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन यह जरूर है कि वो लोग वहां पहुंच गए थे, पुलिस के सामने उपद्रव कर रहे थे, पुलिस हवा में फायर कर रही थी और निहंग जो है नाच रहे थे। तो आप समझिए वो नंगा नाच चल रहा था, लेकिन पंजाब सरकार मौन थी। जब यह आग भड़क उठी और सारी चीजें हो गई, दंगा बढ़ने लगा, तब पुलिस ने एक्शन लिया, और एक्शन लिया तब तक देर हो चुकी थी। और अब यह संदेश पूरी दुनिया में जा चुका है कि सिख आतंकवाद एक बार फिर से भारत में पनपने लगा है, और खालिस्तान समर्थक जो है उग्र हो गए हैं। अब इस कनेक्शन को यदि कुमार विश्वास की बातों से जोड़ें तो आपको पता चलेगा कि अब हम किस दिशा में जा रहे हैं। हरीश सिंगला के बेटे बताते हैं कि किस तरीके से उनके पिता ने तो कोई राष्ट्र विरोधी बात भी नहीं की थी, उन्होंने तो धर्म का भी किसी का विरोध नहीं किया था, उन्होंने तो खालिस्तान का विरोध किया था। क्या खालिस्तान का विरोध करना, अलग खालिस्तान राज्य का विरोध करना, क्या कहीं से कुछ गलत है, राष्ट्र विरोधी है? उनको क्यों गिरफ्तार किया गया? पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इनमें जो सूचनाएं आ रही हैं उसमें आ रही हैं कि बड़ी साजिश रची जा रही थी। बलजिंदर परवाना और जो पन्नू है, जो बाहर विदेश में बैठ करके आतंकी है और सारी साजिश का जो कहेंगे मास्टरमाइंड है। तो इन सब बातों से समझा जा सकता है, और वो अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का समर्थक है, इससे समझा जा सकता है कि पंजाब को एक बार फिर से आग लगाने की कितनी बड़ी भीषण तैयारी की जा चुकी है। आपको एक और चीज बताऊं कि पंजाब सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसने सिर्फ 1 महीने में, अप्रैल महीने भर में, उसने, आप ये समझ लिए 1 महीने के भीतर उसने 7,000 करोड़ रुपए का और अतिरिक्त कर्ज उठा लिया है, और पंजाब पहले ही 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। और जब पंजाब 3 लाख करोड़ के कर्ज में हो, 7,000 करोड़ का कर्ज अचानक सिर्फ 1 महीने में उठा लिया जाए, तो चिंता का विषय होता है। चुनाव के दौरान जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उन्होंने पूरी व्यवस्था कर रखी है और 54,000 करोड़ रुपया सरकार बनते ही आ जाएगा, क्योंकि यहां से इतना आ जाएगा, यहां से इतना आ जाएगा, यहां से इतना, और 1 रुपया नहीं आया, उल्टा कर्ज के द्वारा सरकार चलाई जा रही है। अब आप इन बातों से समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं, पंजाब को किस गर्त में झोंकने की कोशिश हो रही है। और ये वो सभी लोग हैं जो बदलाव की राजनीति की बात करते थे, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। तो ये जो मॉडल दिखाए गए, आप देखिए दिल्ली मॉडल कभी दिखाया गया, ये सारी चीजें प्लानिंग किसकी थी, ये भी एक चीज समझ लीजिए।
ये भी प्रशांत किशोर की प्लानिंग थी। प्रशांत किशोर की प्लानिंग थी दिल्ली मॉडल, प्रशांत किशोर की प्लानिंग थी गुजरात मॉडल। ना कोई गुजरात जाकर के चेक करके आया था, ना दिल्ली चेक करके आया। आपको बताएं, कल मेरे से एक लोग मिलने आए और उन्होंने बताया कि दिल्ली के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और सबकी बात कर रहे थे। मैंने कहा साहब ये बता दो कि कौन सा एक स्कूल अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इन 9 साल में अपनी सत्ता के दौरान एक नया स्कूल बनवाया है, या एक भी नया अस्पताल बनवाया है? सिंगल अस्पताल और सिंगल स्कूल नहीं बनवाया है। इसके बाद में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके नाम पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इस चीज को जाके चेक कर लीजिए, और मोहल्ला क्लिनिक की असलियत जाकर के चेक कर